नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम वीकली डोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। इस हफ्ते देश में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। अब तक इस देश में किसी गरीब किसान की जमीन, किसी शिक्षक का स्कूल या किसी बूढ़ी माँ की झोपड़ी अगर एक संस्था की मनमानी से छीन ली जाती थी तो ऐसे में संविधान सिर्फ किताब बनकर रह जाता था। उदाहरण के लिए, सौराष्ट्र के किसी गांव में कोई व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी से आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार करने के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलता था। गांव के बच्चे जो शहर तक नहीं पहुंच सकते थे, उस स्कूल में पढ़ते हैं, सपने बुनते हैं। फिर एक दिन एक कागज आता है जिस पर लिखा होता है कि जिस जमीन पर यह स्कूल चल रहा है वो वक्फ की है, क्योंकि 70 साल पुराने किसी दस्तावेज में दर्ज है कि वहां कभी एक टीम की मस्जिद थी जिसका ना तो आज कोई साक्ष्य है और ना ही कोई दस्तावेज है और ना ही कोई अवशेष। वो व्यक्ति न्याय के लिए गुहार लगाता है, उसे वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही फैसला सुना दिया जाता है और उसे अपनी जमीन और बच्चों को स्कूल से हाथ धोना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पुराने वक्फ विधेयक को संशोधित करके इस तरह के कानून को बदल दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हो गया है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब ये बिल कानून का रूप लेने से महज एक कदम दूर है और ऐसे में बात अब इसके प्रावधानों में हुए बदलाव और उससे वक्फ बोर्ड पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर होने लगी है। इस संशोधन विधेयक में ऐसा ही एक बदलाव है लिमिटेशन एक्ट को लेकर। सरकार ने इस बिल के जरिए अब वक्फ बोर्ड को भी लिमिटेशन एक्ट के दायरे में ला दिया है। वक्फ अधिनियम 1995 में वक्फ को लिमिटेशन एक्ट से छूट मिली हुई थी। वक्फ अधिनियम की धारा 107 में इस बात का प्रावधान था कि वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। लिमिटेशन एक्ट के तहत यह प्रावधान है कि किस मामले में कितने दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कराना, केस कराना जरूरी है। तय अवधि के बाद किया गया दावा कोर्ट में खारिज हो जाता है। निजी संपत्ति के मामले में यह सीमा 12 साल है। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो उस जमीन को वापस पाने के लिए आपको 12 साल के भीतर कोर्ट में केस करना होता है। वक्फ को लिमिटेशन एक्ट से मिली छूट को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी जमीन पर 50 साल से खेती कर रहा है। वक्फ बोर्ड उस जमीन पर भी दावा कर सकता था कि ये जमीन हमारी है। संबंधित व्यक्ति के पास अपने बचाव के लिए लिमिटेशन एक्ट को आधार बनाकर कोर्ट में यह दलील देने का अधिकार नहीं था कि अपने क्लेम करने में बहुत देर कर दी। 50 साल से यह संपत्ति मेरे कब्जे में है और इसलिए अब इस पर आपका दावा नहीं बनता है, यह मेरी जमीन हो चुकी है। वक्फ संशोधन विधेयक में सरकार ने पुराने कानून की धारा 107 को समाप्त कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि वक्फ बोर्ड भी अब लिमिटेशन एक्ट 1963 के दायरे में आएगा। सरकार का तर्क है कि इस एक्ट के लागू नहीं होने की वजह से वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी जमीन पर दावा कर दे रहा था, जिससे विवाद बढ़ रहे थे। लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाने के बाद यह तय हो जाएगा कि दावा एक निश्चित समय तक ही किए जा सकेंगे और वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगेगी। आम लोगों को यह भरोसा होगा कि अब उनकी जमीन अचानक वक्फ के नाम पर नहीं छीनी जाएगी और वक्फ संपत्तियां भी सामान्य कानून के दायरे में आएंगी। सवाल यह है कि आखिर यह वक्फ इतना खतरनाक कानून कैसे बना? तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह वक्फ क्या है, इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई, भारत में यह कब से लागू है। वक्फ अरबी शब्द है जो वक्फा से बना हुआ है। वक्फा का मतलब होता है रोकना, ठहराना या सुरक्षित करना, और इसी से वक्फ शब्द बना है। इसका अर्थ किसी संपत्ति को जन कल्याण के लिए सुरक्षित रखना होता है। जानकारों के मुताबिक इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जिसे किसी व्यक्ति ने धार्मिक या समाज सेवा के उद्देश्य से दान कर दिया हो। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद वो संपत्ति बेची या हस्तांतरित नहीं की जा सकती और उसका उपयोग केवल समाज के लाभ के लिए किया जाता है। इस्लाम में वक्फ का अर्थ संरक्षित की गई उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए उपयोग की जाती हो। इसे लेकर एक कहानी भी सामने आती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खलीफा उमर ने खैबर में एक ज़मीन हासिल की और पैगंबर मोहम्मद साहब ने पूछा कि इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन प्रयोग कैसे किया जा सकता है।
पैगंबर साहब ने कहा कि इस संपत्ति को रोक लो, इसे बांध लो और इससे होने वाले फायदे को लोगों के काम में लगाओ, उनकी ज़रूरतों पर खर्च करो। इसे ना बेचा जाए, ना उपहार में दिया जाए और ना ही इसे विरासत में दिया जाए। इस तरह उस ज़मीन को वक्फ किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय की ऐसी ही एक घटना और सामने आती है, जब 600 खजूर के पेड़ों के एक बाग को वक्फ किया गया था और इससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। इसी तरह इजिप्ट की राजधानी काहिरा में एक बहुत पुरानी अल अज़हर यूनिवर्सिटी है, जिसे अरबी संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये 10वीं सदी में बनी थी और ये भी एक वक्फ है। इस्लाम के भारत आने के साथ ही भारत में वक्फ की आमद मानी जा सकती है। हालांकि इतिहास इसे लेकर बहुत क्लियर नहीं है कि किस कालखंड में भारत में वक्फ की शुरुआत हुई। ऐसे में यह भी तय करना इतिहास के लिए मुश्किल ही है कि वक्फ को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला शासक कौन रहा होगा। ये सवाल ठीक ऐसा ही है जैसा कि ये जानने की कोशिश करना कि दान की परंपरा कैसे शुरू हुई, क्योंकि ये एक तरीके का दान जैसा ही होता है और इसका दान देता चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। जन कल्याण के लिए जो भी दान कर दिया जाए उसे संरक्षित करना ही वक्फ है। अब इसमें घर, खेत, जमीन, मैदान ही शामिल नहीं है, बल्कि पंखा, कूलर, साइकिल, टीवी, फ्रिज भी आ सकते हैं। शर्त यही है कि इसे जन कल्याण के मकसद से दान किया गया हो। जो ये दान देते हैं, ऐसे दानदाता को वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ ये भी तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। अगर कोई दानदाता ये कहता है कि उसके दिए गए दान से होने वाली कमाई सिर्फ यतीम बच्चों के लिए खर्च होगी, तो ऐसा ही किया जाएगा। कहा जाता है कि भारत में वक्फ की संपत्ति की शुरुआत सिर्फ 2 गांवों के दान से हुई थी। इन 2 गांवों का कनेक्शन मोहम्मद गोरी से जुड़ा था। 12वीं शताब्दी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने सैन्य ताकत और इस्लामिक संस्थानों को बढ़ाकर अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश की थी। मोहम्मद गोरी ने मुसलमानों की शिक्षा और उनकी इबादत के लिए मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दान में दिए थे। भारत में इसको वक्फ के पहले उदाहरणों में से एक माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस्लाम के साथ 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के कदम जब दक्षिण भारत, खासकर मालाबार क्षेत्र में पड़े, तो उन्हीं के कंधों पर वक्फ ने भी भारतीय जमीन पर कदम रखा। लेकिन इसे शासकीय स्तर पर लागू करने की बात की जाए तो पहला जिक्र दिल्ली सल्तनत के शासकों को दिया जा सकता है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 13वीं शताब्दी से हुई थी। दिल्ली सल्तनत के दौर से वक्फ संपत्तियों का जिक्र दस्तावेजों में मिलने लगता है। उस दौर में क्योंकि ज़्यादातर संपत्ति बादशाह के पास ही होती थी, इसलिए वही वाकिफ यानी दानदाता होते थे और वक्फ कायम करते जाते थे। कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई, वो सारी वक्फ हुई और उनके प्रबंधन के लिए लोकल लेवल पर ही इंतजामिया कमेटियां बनती रहीं। भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से 1210 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है, लेकिन इल्तुतमिश के शासन में इस्लामी कानूनों और परंपराओं को व्यवस्थित करने का कार्य शुरू हुआ, जिसमें वक्फ भी शामिल था। 1211 से 1236 में इल्तुतमिश जैसे शासकों ने मस्जिदों, मदरसों और अन्य धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्तियों को समर्पित करने की प्रथा को बढ़ावा दिया, जो वक्फ के शुरुआती रूप थे। मुगल काल में बाबर और बाद में अकबर ने वक्फ को और संगठित रूप दिया। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि शुरुआत में इसका नाम वक्फ ही रहा होगा, लेकिन ऐसी संपत्तियां जिस मद में दान की जाती थीं वो तरीका वक्फ ही था। इतिहासकार प्रोफेसर हबीब बताते हैं कि साल 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था और बाद में साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसने इसे कानूनी आधार दिया। हालांकि ये तब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर था, जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा और धार्मिक कामों के लिए अपनी संपत्ति दान कर देते थे। आजादी के बाद पहली बार साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्ति दे दी। ताकत बढ़ने के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गईं। कुछ खास शिकायतों का जिक्र करें तो साल 2005 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।
इससे वक्फ बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आमने सामने आ गए थे। इसी तरह लखनऊ के सआदतगंज में साल 2016 में शिया वक्फ बोर्ड ने शिवालय की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। बाद में जांच में पाया गया कि 1864 के राजस्व खाते में जमीन शिवालय के नाम है, जिसके बाद इसे अलग किया गया। कपूरथला की जामा मस्जिद की जमीन को लेकर भी इसी तरह का विवाद हुआ था। वाराणसी के यूपी कॉलेज को भी 2018 में वक्फ संपत्ति घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जब विवाद गहराया तब जाकर यह साफ किया गया था कि इस नोटिस को बोर्ड निरस्त कर चुका है। साल 2018 में ताजमहल के अलावा आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा जैसे स्मारकों पर भी उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक गुलाम मोहम्मद ने दावा करते हुए इसकी आय का एक हिस्सा वक्फ बोर्ड को दिए जाने की मांग की थी। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर सबसे बड़े विवादों में है केरल के एर्नाकुलम जिले का एक मामला। केरल के एर्नाकुलम जिले के मुन्नम्बम और चिराई गांव में बसे करीब 610 परिवारों में अधिकतर ईसाई समुदाय और पिछड़े हिंदू वर्ग से आते हैं। ये लोग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से इस जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड दावा कर रहा था कि ये 404 एकड़ जमीन उसकी संपत्ति है। आइए आपको बताते हैं कि इसकी कहानी कैसे शुरू हुई। 1902 में त्रावणकोर के शाही परिवार ने यह जमीन अब्दुल सत्तार मूसा सैद को लीज पर दी थी, जो बाद में मोहम्मद सिद्दीकी सैद को ट्रांसफर हुई। 1950 में सैद ने यह जमीन फारूक कॉलेज को वक्फ डीड के जरिए दान कर दी, लेकिन तब तक यहां हजारों लोग रहना शुरू कर चुके थे। 1987 से 1993 के बीच फारूक कॉलेज ने इन रहवासियों से पैसा लेकर उन्हें जमीन के पट्टे दे दिए, लेकिन कहीं भी जिक्र नहीं था कि यह वक्फ संपत्ति है। 2008 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के लिए निसार आयोग बनाया गया। 2009 की रिपोर्ट में मुन्नम्बम की जमीन को वक्फ घोषित करने की सिफारिश की गई। इसी आधार पर 2019 में वक्फ बोर्ड ने धारा 40 और 41 के तहत इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जमीन पर टैक्स देना बंद हो गया। लोग ना तो इसे बेच सकते थे, ना गिरवी रख सकते हैं। इसी तरह कर्नाटक के विजयपुरा जिले के होनवाड़ा और इंदी तालुका के 1200 एकड़ खेत अचानक से सरकारी रिकॉर्ड में वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। 433 किसानों को अक्टूबर 2023 में तहसीलदार से नोटिस मिला कि उनकी जमीन अब वक्फ बोर्ड के अधीन है। कोई पूर्व सूचना नहीं, कोई सुनवाई नहीं। केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुन्नम्बम के मामले को वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों के दुरुपयोग से जोड़ा। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और केरल बीजेपी के उपाध्यक्ष के.एस. राधाकृष्णन ने इसे लैंड जिहाद बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्तियों पर दावा कर रहा है जिन पर लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। वहीं केरल का ईसाई समुदाय भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ एकजुट होने लगा। फिर अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में भी मुन्नम्बम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुन्नम्बम का मामला दिखाता है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को रेगुलेट करने की जरूरत है। ये विधेयक गरीब मुसलमानों और आम लोगों के हित में है। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी इस मुद्दे को खूब हवा दी। संशोधन विधेयक में पारदर्शिता और रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे में मुन्नम्बम और विजयपुरा गांव के लोग इनके समेत पूरे भारत में वक्फ की कब्जाधारी नीति से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। यही वजह है कि विधेयक पास होते ही मुन्नम्बम के लोगों ने केरल बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का जोरदार स्वागत किया और उनकी उपस्थिति में गांव के 50 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। माना जाता है कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है, लेकिन अब नए कानून के बाद ऐसा रहेगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि वक्फ ने जिन जमीनों को गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। संसद में बिल पास होते ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने कह दिया है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त करेगी। इस बारे में सभी जिलों के डीएम को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार उनके अभिलेख में केवल 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। बाकी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है। सरकार का कहना है ग्राम समाज की जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती हैं।
इसके बावजूद प्रदेश में कई संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कई संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति बता दिया गया है। इनमें खलिहान, तालाब और पोखर जैसी जमीन भी शामिल है। पीलीभीत में एक तालाब को वक्फ घोषित किए जाने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इसी को देखते हुए राजस्व विभाग पूरे प्रदेश में सर्वे करा रहा है। इस सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि कितनी संपत्तियों को अवैध तरीके से वक्फ बताया गया है। जिलाधिकारियों ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक का संसद में पेश होने से पहले और दोनों सदनों में पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों ने विरोध किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन बिल पेश होने के दौरान और पास होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने इसका स्वागत भी किया और कई स्थानों पर तो मुसलमानों ने बाकायदा जश्न मनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। विधेयक पारित होने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में मौलाना शहाबुद्दीन ने मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि वक्फ संशोधन विधेयक आम मुसलमानों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से मुसलमानों के लिए नुकसानदेह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन विधेयक आम मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि उन्हें फायदा पहुंचाएगा। इससे नुकसान सिर्फ उन वक्फ भूमाफियाओं का होगा जिन्होंने बेशकीमती ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। मौलाना ने आगे बताया कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के गरीब और कमज़ोर तबकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने विस्तार से बताया कि वक्फ की ज़मीन से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में किया जाएगा। साथ ही उन लोगों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि वक्फ भूमि से प्राप्त आय का उपयोग गरीब मुसलमानों के लाभ के लिए किया जाएगा, जिससे कम आय वाले परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और अनाथों और विधवाओं के विकास में सहायता मिल सके। उन्होंने समुदाय को आश्वस्त किया कि धनराशि का उपयोग वक्फ के इच्छित उद्देश्य के अनुसार किया जाएगा। विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज, मदरसे और अनाथालय स्थापित करने में, जिससे वंचित मुसलमानों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। वीकली रोज में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।